सबसे पहले सभी को बधाई है कि जो सेकंड में आप लोग प्रमोट हो गए। फर्स्ट ईयर के जो भी 2020 के सेशन के स्टूडेंट यानी ट्रेनिंग थे सब लोग पास हो गए हैं। बस रिजल्ट आने की देरी है। जैसे रिजल्ट आएगा तो आप लोग सेकेंड ईयर में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप ये मान लो अपने आप को कि हम सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं, क्योंकि सेशन तो आपका फर्स्ट ईयर का ख़त्म हो गया है। भले ही अभी पेपर थोड़े लेट से हुए और आप लोगों के जो है आगे जो है सबसे पहला जो लेसन समझ लो, चाहे आप ये समझ लो कि पहला जो हमारा सिलेबस होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से यानी जैसे आप कुछ भी चीज़ ले लो, अगर आप उस चीज़ का सही से अनुसरण और एनालिसिस नहीं करोगे तो उस चीज़ को कैसे समझ पाओगे, है ना। तो ऐसे ही हमारा सिलेबस है। सिलेबस यानी कि पूर्णतः किसी भी, चाहे टेक्निकल की तैयारी हो चाहे नॉन टेक्निकल की तैयारी हो चाहे किसी की भी तैयारी हो, उसमें हर किसी का अपना अपना सिलेबस होता है कि आपको पेपर में ये आने वाला है ना। ऐसे ही जो हमारा ITI इलेक्ट्रिशियन के जितने भी छात्र हैं उनका सेकेंड ईयर में आपका कौन कौन सा चैप्टर है यानी कि लेसन, हिंदी में बोले तो पाठ, कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से अनुसरण क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और आशा करूँगा कि आप लोगों के समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के जितने भी छात्र हैं सबसे पहला चैप्टर है 3 फेज मोटर। ठीक है, 3 फेज मोटर का मतलब है 3 फेज जिसमें 3 फेज है, R है, Y है और V है। 3 फेज क्या है? मोटर है। 3 फेज मोटर। ठीक है, मोटर एक मशीन है जो जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो 3 फेज मोटर। ठीक है, तो 3 फेज मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, कैसे इसके कनेक्शन जोड़े जाते हैं, कैसे इसकी स्पीड कम ज़्यादा की जाती है, कैसे इसकी स्पीड को फॉरवर्ड या रिवर्स कैसे करते हैं, इसकी गति को अगर आगे चलाना तो आगे, पीछे एंटी क्लॉकवाइज चलाना तो उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर में ये भी समझेंगे कि 3 फेज मोटर कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं। ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रियल एरिया में AC मोटरें यूज होती है, DC मोटरों का यूज नहीं है। तो इसमें ज़्यादा 3 फेज का जो क्या कहते हैं दक्षता बोलते कैपेसिटी अच्छी होती है कार्य करने की। ठीक है, तो 3 फेज मोटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से और कंपनी की दृष्टि से। तो पहला जो चैप्टर है 3 फेज है। सेकंड में चलेंगे यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड यानी कि दूसरा चैप्टर किसका है? सिंगल फेज मोटर। अब देखो 3 फेज है RYB, अगर सिंगल फेज बोलेंगे जिसमें एक न्यूट्रल तार आ रही है, एक नेगेटिव तार आ रही है, पॉजिटिव तार आ रही है ना, फेज और एक नेगेटिव के बीच में जो फेज बनता है उसे क्या कहते हैं? सिंगल फेज। ठीक है, सिंगल फेज कहते हैं। अब मोटर है तो यानी कि मोटर सिंगल फेज चलने वाली मोटर वो सिंगल फेज मोटर होती है। अब सिंगल फेज मोटर में बहुत प्रकार की होती है, जैसे सिंक्रोनस सिंगल फेज मोटर और नॉन सिंक्रोनस सिंगल फेज मोटर। तो जितनी भी हमारी स्क्वायरल गेज मोटर आती है जो गिलहरी के पिंजरे के टाइप होते हैं, उसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती है, उसको कौन सी होती है? स्क्वायरल गेज मोटर। स्क्वायरल गेज मोटर भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे छत का पंखा भी देखते हो आप, पानी उठाने वाली पंप मोटर होती है, ये स्क्वायरल गेज में ही आती है ज़्यादातर। तो इतनी इसमें सिंगल फेज की जितनी भी मोटरें होगी, शेडेड पोल हो गई, कम्यूटेटर टाइप होती है एक मोटर, और स्टेपर मोटर होती है, हिस्टोरेसिस मोटर होती है, और जो रेलवे में चलती है आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है, और शंट मोटर वगैरह जो भी है। तो सिंगल फेज मोटरों में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आती है। तो इसमें इन मोटरों का क्या करेंगे? अध्ययन किया जाएगा। ऐसे ही अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर अगर मैं एक भाषा में समझाऊं, अगर हम DC यानी डायरेक्ट करंट को उत्पन्न करने वाला तो DC जनरेटर होता है, ऐसे ही AC को उत्पन्न करने वाला अल्टरनेटर कहलाता है। ठीक है, तीसरा चैप्टर। ठीक है, हम लोग तीसरे चैप्टर में आए तो इसे बोलेंगे अल्टरनेटर। ठीक है, चौथे चैप्टर में सिंक्रोनस मोटर आता है।
सिंक्रोनस मोटर जिसकी गति स्टेटर गति, एक स्टेटर होता है और एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। घूमने वाला भाग और स्थिर रहने वाला भाग, इन दोनों की जो स्पीड होती है सेम होती है। जो इसकी गति होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। अगर 3000 आरपीएम होती है तो 3000 आरपीएम ऐसी मोटर जिसकी कोई जिसकी स्पीड क्या होती है, स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है, तो इस मोटर को सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर होती है। इसके बाद है कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या करता है, एसी करंट को डीसी में, डीसी करंट को एसी में, ये दोनों काम करता है, इससे क्या कहते हैं, कन्वर्टर। ठीक है, इसमें कौन कौन से कन्वर्टर है, कैसे इन कन्वर्टरों को जोड़ा जाता है और कहाँ कहाँ पर यूज लेंगे। तो 5वां चैप्टर क्या होगा, कन्वर्टर का। 6वां आ जाएगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सबको ही पता है कि वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप ऑफ बढ़ाने का या घटाने का काम करता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में। इसके बाद है डीसी एंड एसी आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, आप देखो जो हमारी इस पर लगी मोटर होती है उसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, और जो हमारी डीसी मोटर होती है, अल्टरनेटर होता है या फिर डीसी जनरेटर है या कुछ ऐसी मोटरें भी होती हैं जिसमें इसकी आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग कैसे करेंगे डीसी मोटरों में और एसी मोटरों में, तो उस वाइंडिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये पेपरों में पिछले बार भी आया था कि 6 पोल आर्मेचर वाइंडिंग और 6 पोल आर्मेचर वाइंडिंग इतने चालक हैं करके इस तरह से इसका आर्मेचर वाइंडिंग का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, स्ट्रक्चर और इसकी लीडर कहाँ से निकलेगी तो उसके बारे में एक डायग्राम बनाने को आया था सेकेंड ईयर में, तो आप इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, इसके बाद इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या कहते हैं, जैसे परदीप्ति कहते हैं हिंदी में से। ठीक है, इल्यूमिनेशन को क्या कहते हैं, परदीप्ति। परदीप्ति का मतलब है ऐसी वस्तुएं जो खुद से किसी और दूसरे को क्या करती है, प्रकाशित करती है। जैसे एग्जांपल के लिए छोटा सा बोले, अगर लैंप है ना, बल्ब वो जलता है तो क्या करता है, किसी वस्तु पर क्या उसकी रोशनी पड़ती है और वो रोशनी जब उस पर पड़ती है उसके बाद क्या आती है, वो हमारे इसमें रिफ्लेक्ट होती है, यानी हमारे आंखों पर पड़ती है, तो उसके कारण वो वस्तु हमें क्या करती है, दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी है, जैसे सूर्य हो गया आपका, जितनी भी लैंप है हमारी, जैसे स्ट्रीट लाइट है, गाड़ी की लाइट है, जितनी भी प्रकाशित करने वाली वस्तुएं हैं वो क्या कहलाएंगे, इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन एक चैप्टर है, इसमें जितनी भी हमारे यूज में आती है इलेक्ट्रिकल से के रूल में, जितनी भी हम जैसे हमारा ट्यूबलाइट हो गई, लैंप हो गया, एलईडी हो गई, एलईडी लाइट होती है। ठीक है, हाइलोजन लाइट होती है और मरकरी पेपर लैंप होती है। ठीक है, जितनी भी लैंपें होती है वो इसमें पढ़ेंगे। इंडिकेंडिसेंट लैंप होता है। ठीक है, जिसमें पूछा जाता है उसका फिलामेंट किसका है, वो इस तरह गोल है ना, कांच का है वगैरह है, जैसा भी उसके बारे में पूछेंगे आपको पेपर में। फिर है इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वायरिंग। आपको पता ही है जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। ठीक है, घरेलू वायरिंग यानी घरों में कैसी वायरिंग की जाती है और उद्योग में कैसी वायरिंग की जाती है, इसके बारे में 9वें चैप्टर है। 10वां चैप्टर है डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डोमेस्टिक अप्लायंसेस का मतलब है घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण तुम्हें पता ही है, फ्रिज है, गीजर है, एसी है और इंडक्शन है, जो भी है घरेलू है ना, उसमें किसमें है 10वें चैप्टर में। 11वें चैप्टर में मशीन कंट्रोल पैनल है। मशीन कंट्रोल पैनल जो भी है, जो पैनल होता है, मान लो मोटर का पैनल है, उसमें क्या है, वोल्ट मीटर है, ओम मीटर है और रेजिस्टेंस जो भी है, जो भी मतलब उसमें उसके ऊपर जो पैनल के ऊपर लगे होते हैं वो क्या होता है, मशीन का कंट्रोल पैनल कहलाता है। तो इसके बारे में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, करंट कितनी आ रही है, फेज का होता है, जो इंडिकेशन करते हैं। 3 लैंप लगे होते हैं। ठीक है, 3 लैंप, अगर एक लैंप नहीं जल रहा है तो मतलब 2 फेज आ रही है तो मोटर फूक जाती है, तो उसमें लैंप का भी इंडिकेशन होता है। तो ये कौन से होते हैं, कंट्रोल पैनल होते हैं। कंट्रोल पैनल में वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी है ना, इसके अंदर रहता है। इसके बाद है वायरिंग। वायरिंग ऐसे सीरीज, मतलब वायरिंग में जब हम विद्युत घरेलू वायरिंग करते हैं या इंडस्ट्रियल वायरिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सा सामान यूज में लेते हैं, जैसे हमारा लैंप हो गया, तार हो गई, होल्डर हो गए, है ना, जो भी चीज़ें आती है तो किस में आएंगे ऐसे सीरीज में। ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, 12 चैप्टर। 13वां मशीन कंट्रोल, 10वां हमारा डोमेस्टिक अप्लायंसेस और 12वां हमारा पावर जनरेशन, यानी कि विद्युत का उत्पादन, यानी कि
विद्युत को कैसे पैदा किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम विद्युत को पैदा किए जाते करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ये वाला पावर जनरेशन। फिर है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो कोयले आदि के द्वारा क्या करते हैं, हीट पैदा करते हैं। फिर हम उसमें एक बॉयलर होता है, बॉयलर में उसको भाप बनाते हैं, भाप के द्वारा क्या करते हैं, टरबाइन में गिराते हैं, उसके द्वारा वो टरबाइन को घुमाते हैं। तो उसके अंतर्गत थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। थर्मल का मतलब भाप के द्वारा पैदा करके जनरेटर को देने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट। फिर इसके बाद 15वां चैप्टर देखो, 16 से 15 थोड़ा सा यहाँ पे ये सेकेंड ईयर आएगा, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ लिखना पड़ा हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट जो हमारा बड़ा बड़े प्लांट होते हैं, जिसे बांध भी कहते हैं, बांध के सब लोग, यहाँ भी है आपका डैम, है ना, डैम भी कहते हैं। तो ये कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट, जो पानी से चलने वाले बनने वाली विद्युत, वो हाइड्रो पावर प्लांट कहलाता है। उसके बाद है न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो एटॉमिक, तो पता ही है कि परमाणु के द्वारा जब बनाई जाने वाली बिजली होती है, 1 किलो एटॉमिक होता है जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उसके द्वारा भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है टरबाइन। टरबाइन एक टरबाइन अगर मैं क्या करूँ परिभाषित करूँ तो टरबाइन एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कोई भी मतलब दी हुई पावर को क्या करता है, अल्टरनेटर को घुमाने का क्या करता है, घुमाने के लिए मैकेनिकल पावर पैदा करता है, वो कौन सी टरबाइन होती है। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि अल्टरनेटर को घुमाने के लिए जिसके द्वारा मैकेनिकल एनर्जी ली जाती है वो क्या कहलाती है, टरबाइन। टरबाइन कितने प्रकार की होती है, कितनी ऊंचाई में रखी जाती है, और कौन कौन सी टरबाइन, अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए तो कौन सी टरबाइन यूज में लेते हैं। तो टरबाइन यूज करते हैं हमारे सेकेंड ईयर का। ठीक है, इसके बाद है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल को कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा जिसका अस्तित्व मतलब खत्म नहीं हो सकता है। जैसे हमारा वायु है, पानी है, पानी के द्वारा पैदा होने वाली ये क्या गैर पारंपरिक है। जो कोयले से कोयला तो क्या है, अब मतलब खत्म होने वाला है, लेकिन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, मान लो कुछ टाइम आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। पर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म ना होने वाले, मतलब जो दोबारा से पैदा हो जाते हैं, फिर मतलब उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। जैसे विंड है, हवा होगी, ज्वार भाटा हो गया, और टाइडल होता है जो समुद्र की लहरें होती हैं, उसके द्वारा जो बनाया जाता है। और आपका हाइड्रो जो पावर प्लांट होता है वो किसमें आता है, हमारा क्या कहते हैं, इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में आएगा। उसके बाद है पावर ट्रांसमिशन। जो विद्युत मान में यहाँ पे हमने पैदा तो कर ली, अब यहाँ से इसका जो ट्रांसमिशन है, यहाँ से जो ले जाने का काम है दूसरे शहर में या कहीं भी, उसके बीच के जो काम होता है, उसके बीच के जो ले जाने का काम होता है, उसमें तारे वगैरह जो भी यूज में लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन। पावर ट्रांसमिशन लाइन 33 kVA, 66 kVA, 132, अब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी हम वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और उसमें और टावर वगैरह जो भी है, तो पावर ट्रांसमिशन किस तरह होते हैं, कौन से सब स्टेशन होते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी जो भी है ना, वहाँ पे कितनी वोल्टेज रखी जाती है, तो इसके बारे में पावर ट्रांसमिशन 1974 में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है 20वां अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड मतलब अगर हमें ऊपर से नहीं, मतलब जमीन से लेके जानी है, तो उसके लिए कौन सी केबल यूज में लेने हैं, तो कौन सा 20वां चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे 33 kVA तक अंडरग्राउंड में क्या लेते हैं हम, विद्युत का कार्य करते हैं, है ना। 33 से ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि उसकी जो क्या खतरे होने का ज़्यादा, हमें सुरक्षा का वो मतलब जो वायर वगैरह वो अच्छी क्वालिटी की यूज करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो अभी तक हमारे इंडिया में 33 केवी तक अंडरग्राउंड करते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे कि अंडरग्राउंड केबल होता है, अंडरग्राउंड केबल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं उसमें, लेड वगैरह जो भी है उसकी संरचना के बारे में समझेंगे अंडरग्राउंड केबल के बारे में। फिर है 21वां पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो हमारे घर तक जो मान लो एक ट्रांसफार्मर होता है जो आपके घर के आसपास है, वहां से जो हमारे घर तक जो लाइन आती है उसे क्या बोलते हैं, पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे घर में फिर दूसरे घर में इधर उधर, तो क्या हो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर और लाइट अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, जो आकाशीय बिजली से बचाव के लिए जो भी युक्ति हम यूज में लेते हैं वो क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर होता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर सबको पता ही है, जो हमारे क्या करता है, जो भी मशीन वादी को बचाने का काम करता है वो सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर मान लो तार कट्ठी मिल गई हो, शॉर्ट हो गई हो, है ना, तो वो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तो ऐसे सर्किट को सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। फिर 23वां जो है हमारा 23वां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, ठीक है, मेंटेनेंस है, ये गलत लिख दिया है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जैसे मॉसफेट हो गया, एफईटी हो गया, जेफेट हो गया और थायरिस्टर, जितने भी होते हैं 4 लेयर होते हैं, उसमें क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी, उसमें कैसे जैसे इन्वर्टर है उसमें भी हमारे मॉसफेट वगैरह लगे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी पावर की होगी तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस यानी बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉरी यूपीआर थोड़ा गलत हो गया ये, CPRONIC, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है उसके बारे में क्या करेंगे, जाने। इसके बाद है डीसी जनरेटर, बताइए जो डीसी को पैदा करने वाले क्या कहलाता है, डीसी जनरेटर। 26वां हमारा डीसी मोटर, डीसी से चलने, डीसी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाली युक्ति डीसी मोटर कहलाती है। फिर है 7वां सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर ना तो अच्छे चालक है ना अच्छे कुचालक है, वो बीच वाले उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। फिर 28वां डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी है, जो हमारे घड़ी आती है, डिजिटल घड़ी आती है, डिजिटल जो भी चीज़ें आती है, हमारा कंप्यूटर वगैरह जिसमें भी हमें क्या दिखाते हैं, ABCD वगैरह जो भी है वो क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल है, ठीक है। उसके अंदर हमारा कौन कौन सी कोडिंग होती है, बाइनरी सिस्टम होता है उसमें, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टा, हेक्सागोनल, ठीक है। ये नंबर होते हैं, तो वो 0, 1, हाई, लो वगैरह जितने भी सिग्नल होते हैं तो इसमें हम इसको समझेंगे, ठीक है। ये हमारे सेकेंड चैप्टर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। धन्यवाद।